अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई एपिसोड के साथ और नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नाजिश। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? लास्ट वीडियो के मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीडियो के बड़ा अच्छा फीडबैक आया, लोगों को बड़ा कुछ सीखने को मिला। जितना जितना लोगों में अवेयरनेस आएगी उतनी वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज का भी जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है कि और वो है पैनिक अटैक्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम पैनिक अटैक से गुजर रहे हैं? इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें, बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पैनिक अटैक जो है वो एक टाइप है एंजाइटी की। जैसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, एंजाइटी में क्या होता है? एंजाइटी अगर हम देखे जाएं कि एंजाइटी है क्या, एंजाइटी बेसिकली एक इलॉजिकल फियर है। इलॉजिकल इलॉजिकल फियर है, एक ऐसा खौफ है जिसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन हम उस खौफ में मरते रहते हैं। मतलब वो इतना हमें खौफ तंग करता है कि हमें कुछ समझ नहीं आती कि हकीकत क्या है और ये खौफ लॉजिकल है भी कि नहीं। हम उसको यकीन करते हैं उस खौफ पे, वो जिस भी चीज़ का होता है। तो बेसिकली अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स को आगे देखा जाए तो वो खौफ कई तरह से आप में हो सकता है। एंजाइटी की जैसे जनरलाइज एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी होती है, आपको अगोरा फोबिया है, लाइक कुछ स्पेसिफिक जगहों से आपको होता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इन जगहों से अगर इधर जगहों पे जाऊँगा तो बच नहीं सकता, उसको हम अगोरा फोबिया कहते हैं। कि ऐसी जगहों का डर जहाँ से आपको लगता है कि मेरा बचना मुश्किल है। बाजार के कुछ लोगों को होता है कि रशी एरिया होता है तो कुछ होगा तो बचना मुश्किल होगा, कुछ लोगों को होता है बंद जगहों से मसला होता है। फिर जनरलाइज एंजाइटी में ऑल द टाइम दे आर वरीड अबाउट समथिंग और अदर, मतलब वो ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए परेशान होते हैं और पूरा दिन ही या हर टाइम ही वो इस तरह से परेशान रहते हैं। और सोशल में खौफ में ही रहते हैं। बेसिकली उनके अंदर ना एक खौफ होता है कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ ये खौफ है उनका, हर टाइम कुछ होने का खौफ होता है। इसी तरह सोशल एंजाइटी में उनको स्पेसिफिक चीज़ों से खौफ आना शुरू होता है, जगहों से, मतलब सोशल गैदरिंग से, कुछ सोशल इवेंट से, जैसे बच्चे हैं स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, उनको प्रेजेंटेशन से खौफ आएगा कि भाई इतनी क्लास सामने बैठी हुई है तो मैं इन लोगों को फेस नहीं कर सकता। वैसे पब्लिक स्पीकिंग में कुछ लोग इवेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं इतने लोगों में हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो एंजाइटी के बेसिकली डिसऑर्डर्स की बहुत सी टाइप्स हैं, उन्हीं में से एक पैनिक डिसऑर्डर है। अब पैनिक डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली है, इसमें भी खौफ ही, इसमें भी खौफ ही तारी होता है आप में। बट ये होता कैसे है? जैसे जनरलाइज में आप ऑल द टाइम एक स्टेट में हो कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसमें नॉर्मली इतना नहीं होता कि आप ऑल द टाइम एक खौफ में जा रहे हो। ये आपको एक सडन आता है, एक अचानक से क्या होता है, कुछ चीज़ आपके जहन में थी या कुछ चल रहा था, सडनली आपको एक खौफ आता है। अब उस खौफ की वजह से क्या होता है, जिस्मानी अलामतें आना शुरू हो जाती हैं, फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? पहले खौफ आया कि ये कुछ हो जाएगा, फिर पाल्पिटेशन होना शुरू हो गई, आपकी हार्ट बीट फास्ट होना शुरू हो गई, आपको चेस्ट पेन होना शुरू हो गया, आपको स्वेटिंग, कुछ लोगों को स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ लोग फील करते हैं नम्बनेस हो रही है, राइट, मेरा फेस नम हो रहा है, मेरा ये हाथ नम हो रहे हैं। और फिर लोगों को इसमें एक और बड़ा मसला होता है, उनको लगता है बस मेरा कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, बस मैं आई एम गोइंग क्रेजी, उनके अंदर ये चला जाता है। फिर एक और इसमें एक सबसे बड़ा मसला क्या हो जाता है पैनिक में, कि उनको ये लग रहा होता है कि उनको बेसिकली हार्ट अटैक हो रहा होता है। अभी देखिए ये जो सिम्टम्स हैं कि इसमें आपको मसल स्टिफनेस भी हो जाती है, हार्ट बीट भी फास्ट हो रही है, चेस्ट पेन भी हो रहा है, आपको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आप घुटन महसूस कर रहे हो, सांस आने में भी मसला हो रहा है, तो उनको यही लगता है कि ये सिम्टम्स हार्ट अटैक से मैच हो रही हैं और फिर वो मरने वाला खौफ आना उनको, मौत का फरिश्ता सर पे खड़ा है, ऐसा ही है, उनको बुलावा आ गया। फिर वो उनको फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं जो कि बेसिकली उस खौफ की वजह से फिजिकल सिम्टम्स आई थी। और यही उस मोमेंट में बेसिकली क्या है, हमारा वो खौफ फिजिकली हमें इतना अफेक्ट कर रहा है कि हम उस खौफ में ये लग रहा है कि मर रहे हैं, जो कि हार्ट अटैक की चीज़ें चल जाती हैं। इसको कहते हैं बेसिकली, एक जो बड़ा मसला होता है, हम इसको फियर ऑफ फियर भी कहते हैं। और फियर ऑफ फियर इसको हम क्यों कहते हैं, हमें जब पैनिक अटैक नहीं हो रहा होता, हमें जो उनके हुआ है पीछे एक दफ़ा, हम इस खौफ में रहते हैं दोबारा होगा, फिर ना हो जाए, बिल्कुल। फिर वो वाली सिम्टम्स फिर तो नहीं आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि फिर मेरे ना यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, फिर यहाँ पे बोझ पड़ रहा है, हार्ट बीट तो नहीं फास्ट हो रही, मुझे ऐसे लग रहा है कि पसीने आ रहे हैं। आप उस खौफ में फिर रहते हो और बार बार आपको ये लगता है वो मेरी फीलिंग्स दोबारा आएंगी। और ये जो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि एंजाइटी बेसिकली खौफ है, पैनिक अटैक उसकी एक टाइप है। तो ये जब आपको पैनिक अटैक नहीं भी आ रहा और फिर भी आप ये सोच रहे हो कि वो आएगा, मतलब आप किस खौफ में हो, अब आप उस खौफ के खौफ में हो कि मुझे वो पैनिक अटैक, उस पैनिक अटैक के खौफ में, पैनिक अटैक में फिर आप खौफ में रहते हैं। फिर आपके लिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये हो जाता है कि आप ऑल द टाइम एक ही चीज़ सोच रहे हो, वो दोबारा होगा, वो दोबारा होगा, पता नहीं कब हो जाएगा। फिर आप इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि थोड़ी सी भी हार्ट बीट में चेंज आता है, आप कहते हैं कुछ हो गया, आप इतने रेस्टलेस हो जाते हो।
मतलब आप मतलब यही समझ रहे होते हो कि कुछ वर्स्ट ही होने वाला है यही शरीर। होने वाला है और बेसिकली मेरी वो स्टेट दोबारा हो जाएगी। वो जो मुझे एकदम अटैक आया था ना, वो जो मुझे मसला हुआ था, वो दोबारा हो जाएगा। बेसिकली पैनिक अटैक, देखिए पैनिक अटैक की अगर ड्यूरेशन की बात की जाए, पैनिक अटैक 5 से 20 मिनट का पैनिक अटैक होता है, बिल्कुल जिसमें आप सारा वो एकदम कहते हो कि जी कुछ हो गया है, या मैं मरने वाला हूँ, या हार्ट अटैक हो गया है। कुछ केसेस में होता है ज़्यादा एक्सीड भी कर जाता है, लेकिन मोस्टली केसेस में वो 5 से 20 मिनट का होता है। बिल्कुल। फिर पैनिक अटैक जो एक और चीज़ होती है, वो फीमेल में ऑलमोस्ट 3rd टाइम ज़्यादा होता है। फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं पैनिक अटैक से कंपैरेटिवली मेल के। तो मेन चीज़ें ये हैं कि हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, फियर ऑफ फियर को। ठीक है, ये इसमें मेन चीज़ जानने वाली ये है। आपने अलामात बता दी, क्योंकि लोग सीधा फिर अस्पताल भागते हैं। फिर जब तक वो पहुंचते हैं ईसीजी होती है, सारे टेस्ट होते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, दिल भी ठीक है, फेफड़े भी ठीक है, कोई ब्लड में मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर वो और परेशान हो जाते हैं कि अगर कुछ भी नहीं आया तो फिर ये इसकी इंटेंसिटी इतनी बड़ी क्यों थी। ऐसे ही है। तो ये इसकी पॉसिबल कॉजेज़ बता दें कि ये पैनिक अटैक की थोड़ा इसके ऊपर भी रोशनी डालें। अब पैनिक अटैक की कॉजेज़ को अगर देखें तो देखिए हर इंसान की डिफरेंट रीजंस होती हैं। डिफरेंट रीजंस के फॉर एग्जांपल किसी को कोई मेजर स्ट्रेस हुआ था, कोई ट्रॉमा आ गया था लाइफ में, जैसे डिवोर्स हो गई, जैसा कि कोई ब्रेकअप हो गया, जैसा कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है किसी को, और उसके बाद बस वो चूँकि खौफ में है, बीमारी के खौफ में है, तो उसकी वजह से उसको पैनिक अटैक हो सकता है। कोई एक सीरियस एक्सीडेंट हो चुका था जिसकी वजह से वो पैनिक में रहना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों का टेम्परामेंटल एक वो चीज़ें होती हैं कि बचपन से ही वो नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा वो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या ज़्यादा उनको रिस्पॉन्स करते हैं। एक ये भी रीज़न हो सकती है। फिर जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट एक बहुत बड़ी रीज़न है। चाइल्डहुड फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। जेनेटिक्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न है। अगर आपके जेनेटिक्स में, आपकी फैमिली में, आपके फादर मदर पेरेंट्स किसी में से भी, दादा दादी कोई भी है, उनको पैनिक अटैक्स, तो फिर पॉसिबल है कि आपका भी इमोशनल रिस्पॉन्स यही होगा, आप भी जल्दी परेशान हो जाओगे, आप भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। फिर मैंने पहले बताया कि जैसा कि अगोराफोबिया की मैंने बात की थी कि एंजाइटी की एक टाइप है, फिर जनरलाइज एंजाइटी की बात की, सोशल एंजाइटी की बात की। अब वैसे तो पैनिक अटैक की कोई खास ये नहीं होता, आपको कोई अलार्म नहीं होता कि पैनिक अटैक फलान टाइम पे आएगा, या ये खास रीज़न है ही है तो उसी टाइम पे आएगा। किसी भी टाइम आप बाजार में हो, जैसे या कहीं भी हो, आपको आ सकता है। लेकिन जिन लोगों को डिप्रेशन होता है या जिन लोगों को अगोराफोबिया या सोशल एंजाइटी होती है, अब अगोराफोबिया में हमने बात की थी, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, या एक ऐसी बेसिकली बीमारी है जिसमें आपको ऐसी जगहों से खौफ आता है, ऐसी जगहों की एंजाइटी होती है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं निकल नहीं सकता। यू कैन से एस्केप माइट बी डिफिकल्ट फॉर मी, अगर इन केस कुछ बुरा हो जाएगा। उनके जहन में एक तो चीज़ होती है ना कि कुछ बुरा होगा, तो फिर उनको ये लगता है कि मैं मॉल में हूँ तो वहाँ पे तो बहुत रश होता है, ऊपर से मुझे नीचे आने में बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं आखिरी फ्लोर पे हूँ, या फिर मैं अगर किसी बंद जगह पे हूँ, लिफ्ट में हूँ, ऐसे लोगों को लिफ्ट से भी खौफ आता है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वो अगर रुक गई या कुछ हो गया तो मैं गया। अगोराफोबिया वाले लोग ऐसे होते हैं, उनको ये होता है कि अगर उस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको पैनिक अटैक हो सकता है, क्योंकि उनका पैनिक अटैक एक जगह के साथ ट्रिगर हो सकता है ना, उनको ट्रिगर अपने का पता है, वो उस जगह के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको किसी ट्रॉमा से, किसी की डेथ हुई थी लव्ड वन की, फैमिली मेम्बर की, उसको तो जब भी वो फ्लैशबैक आते हैं, जब जब मेमोरीज आती हैं, उसको तब पैनिक अटैक होता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगोराफोबिया वालों को पता है वो जब भी जाएंगे उनको पैनिक अटैक होगा। सोशल एंजाइटी वालों को पता है मैं स्टेज पे जाऊँगा तो आई विल गेट पैनिक, मैं किसी इवेंट में जाऊँगा तो आई विल गेट पैनिक। यहाँ पे इन लोगों की चीज़ें डिफाइंड हैं, मतलब इन लोगों को पता होता है किस जगह पे पैनिक अटैक आएगा। तो बहरहाल ये तो सोल्यूशन नहीं है कि उसको अवॉइड किया जाए, बट इन लोगों के ट्रिगर्स आइडेंटिफाई हैं। ठीक है, हमने बात कर ली कि इसकी निशानियों के ऊपर के कैसे पता चलेगा, इसकी पॉसिबल कॉजेज़ के ऊपर। अब इसका कोई मैनेजमेंट प्लान क्या है कि जिसके ज़रिए इसको मैनेज किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि देखें, मैंने बात की कि खौफ है, अब ऑब्वियसली खौफ को हम एकदम तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर हम कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में रखें तो अपने आप को रिलैक्स रखने के काबिल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पैनिक अटैक में आपको क्या होता है, आई एम जस्ट लूजिंग कंट्रोल या आई एम गोइंग क्रेजी, आपको ऐसे थॉट्स आते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप अपनी नींद बेहतर रखते हो, अगर आपकी नींद अच्छी है, तो आप डेफिनेटली, आप जो फ्रस्ट्रेशन है आपकी कुछ कम होगी, आप थोड़े रिलैक्स हो गए। वो जिस तरह से पहले फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, वो आपकी फीलिंग्स थोड़ी कम होंगी। देन फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी रखोगे आप उतने लेस फ्रस्ट्रेट होगे, उतने ही आप रिलैक्स रहोगे, और जितने आप रिलैक्स रहोगे उतना ही आपका फियर और वो जो फीलिंग्स ऑल टाइम एक दिमाग पे सवार हैं वो आपकी कम होंगी। यानी कि जो फेयर का जो आपका जो इंटेंसिटी है ना एक्सरसाइज के ज़रिए वो नीचे रहेगी,
तो ये नहीं कि ये धमाका नहीं होगा। धमाका नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आप रिलैक्स हो ना, वो बिल्कुल जो पीक पे फ्रस्ट्रेशन थी वो नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग जर्नलिंग का कह रहे होते हैं। इसमें पैनिक अटैक में जो मेन चीज़ है वो हमने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। मतलब कि आपको कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे पैनिक होता है, क्यों होता है, कौन कौन सी थॉट्स आती हैं या कौन कौन सी जगहों पे आता है। जब आप अपने फियर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि दीज आर माई फियर्स, मुझे लगता है अगर ये करूँगी भी तो मुझे पैनिक हो जाएगा, या यहाँ जाऊँगी भी तो पैनिक अटैक हो जाएगा। जब आप अपने फियर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर आपको बेसिकली उसको फेस करना सीखना होता है कि मैं कैसे बार बार, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल कहता है कि मेरे फादर की इस हॉस्पिटल में डेथ हुई, अब वो दोबारा तो हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। ये बड़े लोग, ये बिल्कुल ऐसी है। कितने लोगों का, मैं आपने ये बात बोली ना तो मेरे जहन में कितने लोग आ गए जो ये किसी एक हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था, ऐसे ही अब वो कभी वहाँ नहीं गए दोबारा। एग्जैक्टली तो मीन्स कि यहाँ पे उनका ट्रिगर आइडेंटिफाई हो गया है कि वो हॉस्पिटल में उनके फादर की डेथ हुई थी, स्पाउस की हुई थी, जिसकी भी हुई थी, हॉस्पिटल से उनको पैनिक अटैक आ गया, उनको हॉस्पिटल से फोबिया हो चुकी। अब उन्होंने क्या करना है, बेसिकली उनकी आइडेंटिफाई तो हो चुके हैं, तो उन्होंने ये लर्न करना है कि मैं इसको कैसे फेस करूँ, मैं ग्रेजुअली एंड स्लोली हॉस्पिटल में कैसे जा सकता हूँ कि मैं अपने पैनिक को भी कंट्रोल करूँ और मैं वहाँ पे पैनिक ना हूँ और मुझे आदत भी हो जाए वहाँ जाने की। क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को फेस नहीं करते वो फियर ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल। जब तक एक्सपोजर नहीं करते। ERP इज़ अ थेरेपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। उसमें हम यही करते हैं कि उस पेशेंट को ये सिखाते हैं कि आप इस तरह से एक्सपोजर करोगे। पहले आप 2 लोगों के साथ जाओ, 3 लोगों के साथ जाओ, ताकि अगर आपको लगे भी कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है, तो वो आपके साथ हैं, आपको एटलीस्ट सहारा होगा कि मेरे पास सपोर्ट है, कुछ भी होगा ये मुझे पकड़ लेंगे। फिर ऐसा ऐसा आप अकेले जाना शुरू होते, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था मुझे कुछ नहीं हुआ, पिछली दफ़ा आया था कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी कुछ नहीं होगा। तो वो जब आप स्टेप बाय स्टेप उसको करते हो तो आप वो फियर ओवरकम कर लेते हो। एक टाइम आता है कि जब आपको बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होता वहाँ पर जाने से। फिर ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप हम एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक बताते होते हैं कि आपकी ना बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। आप अगर वो PMR करते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक करते हो, आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है, आप ज़्यादा पैनिक नहीं होते हो। ड्यूरिंग पैनिक एक लास्ट टाइम हमें अपने पॉडकास्ट में एक चीज़ बताई थी जिसमें हमने माइंडफुलनेस बताई थी, ग्राउंडिंग टेक्निक बताई थी कि 5 सेंसेस को यूज़ करना है। जब भी आप पैनिक हुए हो, आपको पैनिक अटैक आ गया है और यू रियली डोंट नो कि अब मैं क्या करूँ, उस टाइम तो इंसान इस कंडीशन में नहीं होता कि उसको समझ ही नहीं आ रही होती है। अगर आपके कोई पास है और आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, आपको पता है कि जब वो कंडीशन होनी है तो करना क्या है, फिर आपका ऑलरेडी जो उनके माइंड बना हुआ है, आपने खुद को बताया हुआ है, और सबसे पहले ये बताया हुआ है कि बेसिकली इतना ये इट इज़ स्केरी बट इट्स नॉट डेंजरस। जब ये थॉट्स आपके अंदर होते हैं और आपने खुद को ट्रेन किया है, फिर भी उसको फेस करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, फिर भी वो उस टाइम पे इतना अफेक्ट नहीं करता। अब इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने डीप ब्रीदिंग पहले कर ली, आपने अपनी नोज से सांस ली, 3 to 4 सेकेंड उसको होल्ड किया एंड देन माउथ से एक्सेल कर दिया। आपकी ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हुई है, लंग्स ओपन हो रहे हैं, यू आर फीलिंग अ बिट रिलैक्स ऑलरेडी, ठीक है। फिर आपने वो जो एक्टिविटी मैं बता रही हूँ माइंडफुलनेस वाली ग्राउंडिंग, 5 सेंसेस को यूज़ किया। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 5 4 3 2 1 फार्मूला बना के आप अपनी नंबर 5 पे सेंस को रख लें, सेंस ऑफ साइट फॉर एग्जांपल, कि देखने वाली चीज़ों को सामने रख लें क्योंकि वो ईजीली हैं, आप देख ज़्यादा सकते हो। फिर नंबर 4 पे टच को रख लें, सेंस ऑफ टच को। फिर सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट। नंबर जब 5 पे गए, सेंस ऑफ साइट को देखा, 5 चीज़ें आपने कोई से भी सामने देख काउंट कर लेनी, 1 2 3 4 5। फिर 4 चीज़ें आपने यहाँ पे आके टच कर लेनी है। एक कर लिया टच, नंबर 2, नंबर 3 फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, नंबर 4, नंबर 3 पे अपने हेयरिंग, आपने अपने कानों को एक्टिव करना है। आप एक्टिव करेंगे, आप सुनेंगे, इधर से कोई आवाज़ आ रही है, इधर से आ रही है, अब बिल्कुल एक्टिव हो गए। माइंडफुलनेस का मकसद ये होता है प्रेजेंट इन्वायरमेंट में आना। अब उससे क्या होगा, उस ख्याल से डाइवर्ट उस करना। ख्याल से आप ऑटोमेटिकली निकल आए हो, आप इस रूम में आ गए हो, आप इस मॉल में आ गए हो, आप जिस जगह पे भी इस वक्त थे वहाँ पे आप आ गए हो। अब आपने सुनना शुरू किया तो आपको आवाज़ें आना शुरू हो गई, और आपने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत बहुत ध्यान से सुना, आपने कॉन्शियसली देखा सुना उसको, तो ऑब्वियसली आपका ध्यान उधर चला गया। फिर अब मैंने कहा स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल को एक्टिव करना है, मुझे क्या स्मेल आ रही है, कोई खाने की है, कोई चाय की है, किसी भी चीज़ की है। फिर टेस्ट, कोई भी चीज़ उस वक्त आपके पास है, कुछ भी है, कुछ चॉकलेट है, टॉफ़ी है, उसको टेस्ट कर लें। नहीं है उठ के ले आएं, अगर आप घर में मौजूद हैं किचन से ले लें, या कुछ भी जो भी चीज़ अवेलेबल है, लाजमी नहीं कि फलां चीज़ खाएं। ये भी चीज़ आपको एकदम आपके
प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ जाएगी। तो बेसिकली उस वक्त आपने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है। ये वो चीज़ें हैं जो उस वक्त हमें बिहेवियर को चेंज कर रही हैं। फिर आप अपनी एक्टिविटी करते हो, जैसे मैंने PMR पहले बताई, वो भी एक चीज़ आपको रिलैक्स कर लेती है, या आप थोड़ा सा वॉक करना शुरू कर देते हो। ये वो चीज़ें हैं जो कि उस वक्त आपका बिहेवियर चेंज करने में आपको हेल्प कर रही हैं। मेन चीज़ वो है जो हमने ये कहा कि हमने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं और हमने उन थॉट्स पे काम करना है, क्योंकि मेन हमारा काम थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करना होता है। बिहेवियर तो हम उस टाइम पे चेंज कर रहे हैं ना, हमने उन ट्रिगर्स को ही मैनेज करना है। बेसिकली ये आए ही ना पैनिक अटैक, हमने बेसिकली उसको किल करना है। तो मैनेजमेंट इस तरह से करनी है और मेन टारगेट थॉट्स को रखना है, और वो लॉन्ग टर्म चलेगा। और वो लॉन्ग टर्म चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल कि जिस इंसान को पैनिक अटैक हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कैसे उसको डील करना चाहिए, इसके ऊपर भी रोशनी डालें, क्योंकि लोगों को नहीं पता। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बेसिकली देखें जो आसपास के लोग होते हैं, पहली बात है उनको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं हम उस टाइम पे क्या करें। वो खुद अक्सर पैनिक हो जाते हैं। यहाँ जो लोग पैनिक नहीं होते वो फिर दूसरे को ये कह रहे होते हैं कि इट्स ओके, यू आर ओवर थिंकिंग। क्या हो गया है? फॉर एग्जाम्पल उसी टाइम पे कोई सिनेरियो हुआ है, वो उसको कुछ हो गया, पैनिक अटैक हो गया, यू आर ओवर थिंकिंग। चिल करो, कुछ भी नहीं है, ये मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो जो गुजार रहा है वो तो उसके लिए वो हमने लास्ट टाइम बात की ना कि जो बंदा ऑलरेडी डिप्रेशन में है और उसको ये कहें कि कुछ भी नहीं है, तुम ये कर रहे हो, वो तो छुरियाँ चलाने वाली बात है। कि वो तो उसको तो एम्पैथी चाहिए कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं सफ़र कर रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड किया जाए। जब उसको आप ये कहोगे ना कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो फिर गया, वो आपके बारे में कितना नेगेटिव हो जाएगा और उसको ट्रॉमा को और आप लोग कितना ज़्यादा कर रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बजाय इसके कि हम उसको ये कहें, जो हम उस टाइम पे कर सकते हैं वो ये है कि पहली तो बात है कि हम उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। हम उसको बताएं कि इट इज़ स्केरी, ये है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ये इतना डेंजरस नहीं है कि ये मतलब जैसे हार्ट अटैक है आपको किल कर देगा, ये इट इज़, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ। ये वर्ड वहाँ पे ज़रूर यूज़ करना है कि आई कैन अंडरस्टैंड यू। मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि कितनी तकलीफ है या क्या चल रहा है, ये ज़रूर बोलना है, कि ये वो सेंटेंस है जो कि उसको थोड़ा काम डाउन करेगा, कि इसको पता है कि इसमें हो क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। ये उसको वैसे ही ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर देगा। फिर समटाइम ये होता है कि पैनिक अटैक में ना इंसान को बिल्कुल वो इतना आउट ऑफ वो हुआ होता है कि उसको बिल्कुल नहीं समझ आ रही होती कि ये पास बंदा बैठा है, मेरी बहन है, भाई है, मामा है, बाबा है, वो उस टाइम पे उनको कोई बंदा नहीं साथ चाहिए हो रहा होता। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, और कुछ केसेस में क्या होता है कि उनको दिल करता है कि ये जो पास है ये इधर ही रहे, मुझे कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप पास हो तो आप उससे पूछो कि क्या आप चाह रहे हो कि मैं आपके साथ स्टे करूँ, मैं यहाँ पे रहूँ। अगर वो कहता है यस, फिर आप उसको श्योरिटी दो कि जब तक आप कंफर्टेबल ईजी नहीं हो जाते, आई एम हियर, मैं नहीं जा रही। फिर आप उससे पूछो कैन आई होल्ड यू, उसको थोड़ा सा पकड़ के उसको बताओ कि क्या आप मेरे साथ डीप ब्रीदिंग कर लोगे। उसको थोड़ा सा फिर उस एक्टिविटी में लगाएं, अगर वो खुद नहीं कर सकता जो हम बता रहे हैं कि ये उसको करवाएं। वो अगर आपके साथ कर रहा है तो वो बेहतर हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा उस चीज़ में दोबारा से काउंसिल करें कि हम हेयर, अगर कुछ होता है आपको कुछ नहीं होगा। जितनी ज़्यादा उसको श्योरिटी देंगे, जितना ज़्यादा उसको अंडरस्टैंडिंग देंगे, एम्पैथी देंगे, वो उतना ही बेहतर रहेगा। चलिए, ये जो है ना बड़ा अहम सवाल था, और अब लोगों को ज़रा क्लैरिटी होगी कि अगर ऐसा कोई पैनिक अटैक होता है तो किस तरीके से डील करना है, क्योंकि अगला बंदा जो साथ है उसका वहाँ पे होना बड़ा ज़रूरी है, और अगर अच्छे तरीके से ये चीज़ को डील कर जाए तो अगले बंदे के लिए बड़ी आसानी होती है। और वो लोग जो अस्पतालों की तरफ बार बार भागते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पैनिक अटैक में होता ये है कि हमने एंजाइटी की क्या बात की, एंजाइटी क्या है, फियर है, और फिर फियर ऑफ फियर है। जब वो नहीं होती तो हमें ये खौफ होता है कि ये बीमारी दोबारा होगी। अब वो बार बार क्यों भाग रहे हैं? आपको पता है पैनिक अटैक के लोग तो फ़ौरन से इमरजेंसी में पहुँच जाते हैं। फ़ौरन से क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि एक थॉट है कि I'm gonna die, मैं मरने लगा हूँ या मुझे हार्ट अटैक हो चुका है, तो मैं गया, तो वो इसीलिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो बेसिकली जब उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये पैनिक अटैक है, मुझे अंडरस्टैंड करना है, और ये हार्ट अटैक नहीं है, ये भी उन्होंने इस चीज़ को अपने माइंड को समझाना है। दिस माइंड इज़ लाइक अ मैग्नेट। हम इसको जो समझाते हैं ये सुनता है, समझता है। हम इसको बताया कि ये पैनिक अटैक है, हार्ट अटैक नहीं है। उसने सुना, उसने समझ लिया। नेक्स्ट टाइम जब आपको पैनिक अटैक आया, ऑलरेडी ज़हन में एक चीज़ थी कि ये स्केरी तो लग रहा है मेरे लिए, प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं है। आप जब बार बार ये बात खुद को समझाते रहते हो, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर आप हर सिचुएशन में, हर पैनिक में इमरजेंसी नहीं जाते हो। वो इतना उन्होंने ना इसको आदत बना ली होती है ना। मेरे पास आए तो मैं उनको सारा समझाता रहा, फिर आखिर में इतनी उनकी फाइल थी मोटी, और सारे टेस्ट नॉर्मल, पिछले 1 साल की पूरी जो वारदात थी। तो जब उठने लगे तो कहते हैं एक दफ़ा ज़रा आप सारे टेस्ट दोबारा लिख देना,
मैं एक दफ़ा फिर करवाना चाहता हूँ। तो ये जो है ना, मैं फिर ऐसा ही है। आप देखिए सर, लोग ईसीजी करवाते हैं, एक दफ़ा नहीं करवाते, उनको भरोसा ही नहीं होता, उनको लगता है कि डॉक्टर को भी मेरी समझ नहीं आ रही। तो जब तक उनको भरोसा नहीं होता वो करते रहते हैं। और इन एक्चुअल क्या है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना होता है, उन्होंने अपने पैनिक की उस सारी हिस्ट्री को समझना होता है कि ये इस वजह से हो रहा है, और ये सारी सिचुएशन उनको इसमें डालती है कि डॉक्टर भी नहीं समझ रहा, बार बार ईसीजी करवा रहे हैं, एक डॉक्टर चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, चौथा चेंज। और आपको तो पता ही होगा, पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं कितनी ईसीजीज लेके आते हैं, बिल्कुल ऐसी और अभी ईसीजी, तक भी लिपिड प्रोफाइल, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट और नहीं अभी करवाए तक भी होते हैं। उनको भरोसा नहीं होता बिल्कुल। कि किसी ने मुझे ठीक ट्रीट किया या किसी को मेरी समझ आई। वो कहते हैं डॉक्टर से मेरी समझ ही नहीं आती। असल में उनको उस लेवल पे वो नहीं बताया जा रहा कि ये जो पैनिक अटैक है, दैट इज़ फियर इन योर माइंड। बिल्कुल तो जब तक ये फियर ख़त्म नहीं होगा तो आप ठीक नहीं होगे। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। हर इंसान ने अपना टाइम पूरा करके जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।